दोस्तों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का हमारे चैनल निर्मल क्लासेस पर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सारे सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट आपके रीट 1 रीट 2 में आने वाले हैं, यानी कि लेवल 1 लेवल 2 दोनों में आने वाले हैं। तो वहां पर जो आपकी शिक्षण विधियों से 10-10 क्वेश्चन बनते हैं ना, उसको आज हम कवर करने वाले हैं। हालांकि इसकी काफी सारी क्लासेस आपके सामने आएंगी, मैं कोशिश करूंगी। अगर आप ये चाहते हैं कि 1 आवर की क्लास बनाई जाए तो मैं 1 आवर की बना दूंगी, अदरवाइज 30 यानी कि आधे घंटे की क्लास में हम कोशिश करेंगे कि जितने हम कवर कर सकते हैं उतनी शिक्षण विधियों को कवर कर लेंगे। आप जैसे कि देख रहे हैं कि हम यहाँ पर पढ़ेंगे, टॉपिक का नाम है आपके सामने शिक्षण का अर्थ और परिभाषाएं पढ़ेंगे, जो कि हिंदी, गणित, पर्यावरण और संस्कृत चारों लैंग्वेज में आपकी जो है वो हिंदी भाषा है। तो इसी वजह से अगर आप थोड़े से इंग्लिश में अच्छे हैं तो आप हिंदी वाली जो पेडागोजी रहेगी ना, यानी कि विधि रहेगी, उसको आप ट्रांसलेट कर सकते हैं इंग्लिश के अंदर। तो इससे आपकी इंग्लिश भी कवर हो जाएगी। फिलहाल के लिए तो हम चारों लैंग्वेज लेकर चलेंगे। फिर दूसरा टॉपिक रहेगा भाषा शिक्षण के सिद्धांत, जो आपकी हिंदी, गणित और पर्यावरण और संस्कृत को कवर करेगी। फिर स्पेशल रहेगी हिंदी शिक्षण की विधियां, जो कि हिंदी में रहती हैं। फिर आपकी आएंगी 4th नंबर पर हिंदी शिक्षण के उपागम कौन से होते हैं, तो वो स्पेशल हिंदी के लिए रहने वाले हैं। अगला है 5वां, शिक्षण के प्रकार पढ़ेंगे। हिंदी, गणित, पर्यावरण और संस्कृत ये तीनों में सेम रहते हैं, चारों लैंग्वेज में और इंग्लिश में भी। गणित की प्रकृति और तर्क शक्ति पढ़ेंगे, जो कि गणित में ही रहेगी, और पाठ्यक्रम में गणित की क्या महत्ता है ये गणित में ही रहेगी। अगला देखेंगे 8वां टॉपिक है गणित व पर्यावरण की शिक्षण विधियां पढ़ेंगे, जो कि गणित और पर्यावरण को कवर कर देंगी। फिर आपकी शिक्षण की खेल विधियां आ जाएंगी, जो कि चारों सब्जेक्ट यानी कि संस्कृत, हिंदी, गणित, व्याकरण और इंग्लिश को भी कवर करती हुई चलेंगी। भाषा शिक्षण के उपागम आ जाएंगे, जो कि सारी लैंग्वेज को कवर करेंगे। भाषा दक्षता का विकास सारी लैंग्वेज को कवर कर लेगा। भाषाई कौशलों का विकास सभी लैंग्वेज को कवर कर लेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नंबर 13 देखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है उपलब्धि परीक्षण, निदानात्मक, उपचारात्मक। ये मैं आपको एक क्लास स्पेशल करवा भी चुकी हूँ। ठीक है, तो ये सारी लैंग्वेज को कवर कर लेगा। अगला है आकलन, मापन और मापन। ठीक है, तो ये हिंदी, गणित, ये आपका उपलब्धि और आकलन, मापन, सहायक शिक्षण सहायक सामग्री, ये आपका तीनों CDP को भी कवर कर लेगा। नेक्स्ट देखेंगे हिंदी, पर्यावरण शिक्षण की चुनौतियां, ये स्पेशल संस्कृत और इंग्लिश, और साथ में आपकी इंग्लिश यानी हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश, इन तीनों लैंग्वेज को कवर कर लेगा। 17 देखेंगे। अब 17 है गणित की चुनौतियां, तो ये सिर्फ गणित के लिए है। नेक्स्ट आपके सामने आ जाएगा पर्यावरण अध्ययन शिक्षण की चुनौतियां, ये आपका पर्यावरण को कवर कर लेगा। और अगला 19 टॉपिक रहेगा संस्कृत की शिक्षण विधियां, जो सिर्फ संस्कृत के लिए है। तो चलिए बिना देरी किए आज हम क्लास 1 शुरू करते हैं और इसके अंदर देखते हैं कि आपका हम कितना कवर करा सकते हैं, क्योंकि अब मात्र 19 डेज बचे हुए हैं। तो अच्छे से तैयारी करिए और चैनल को आपका बहुत अच्छा सपोर्ट भी मिल रहा है। काफी बच्चों के जो क्वेश्चंस है ना, जो भी मैंने क्लासेस लगाई हैं, चाहे वो 1 लाइनर लगाई हूँ, चाहे वो क्वेश्चंस लगाई हूँ, PYQs, काफी बच्चों की तैयारी अच्छी है। कह रहे हैं अगर मैंने 20 क्वेश्चंस लगाए हैं तो बच्चे कह रहे हैं कि उनके 19 तक सही है। और एक बच्चा तो इतना बेहतरीन था, बोला कि 20 में से 20 आए हैं, है ना। तो इसी तरीके से आप अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि पढ़ने के सिवा आपके पास कोई और चारा है नहीं है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चलिए यहाँ पर देखेंगे शिक्षण विधियां, उनका अर्थ और परिभाषाएं आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। शिक्षा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वैदिक काल में हुआ था। कब हुआ था याद रखेंगे। जो ये शिक्षा शब्द है ना, ये शिक्ष धातु से निकला है। ठीक है, संस्कृत के शिक्ष धातु से निकला है और वैदिक काल में सबसे पहले इसका प्रयोग हुआ था इस शब्द का। ठीक है, अगला देखिए, जहां गुरु शब्द का अर्थ होता है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला। ठीक है, यहाँ पर गुरु का अर्थ क्या होता है, शिक्षा के क्षेत्र में गुरु का अर्थ होता है जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला होता है। इसीलिए कहा गया है कि तमसो मा ज्योतिर्गमया। ठीक, अगला पढ़ेंगे। अगला देखेंगे शिक्षण का अर्थ बालकों को ऐसे अवसर प्रदान किए जाएं जिससे अपनी अवस्था और प्रकृति के अनुरूप समस्याओं को हल करने की क्षमता प्राप्त करें। ठीक है, शिक्षण हम बालकों को क्यों देते हैं, हम बालकों को शिक्षा इसीलिए देते हैं ताकि वो किसी भी अवस्था में हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की परिस्थिति में हो या किसी भी तरीके की समस्यात्मक प्रकृति से जूझ रहे हो, तो वो अपनी क्षमताओं के आधार पर उस समस्या का समाधान खुद से कर पाए। इसीलिए हम कोई भी शिक्षण बच्चे को करवाते हैं। अगला देखिए डॉक्टर माथुर क्या कहते हैं, परिभाषा है। डॉक्टर माथुर कहते हैं दोस्तों, वर्तमान समय में शिक्षण से तात्पर्य ये नहीं है कि बालक के मस्तिष्क को थोते
अव्यवहारिक ज्ञान से भर दिया जाए। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो ज्ञान व्यवहार में आना ही नहीं है, आप बच्चे के दिमाग में वो सारी बातें डाल दो। बच्चे के दिमाग में आप वो बातें डालो जो उसके व्यवहार में आए, उसके सामान्य जीवन में काम आए, है ना। अगला देखिए, शिक्षक उस दीपक की भांति होता है जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाशित करता है या प्रकाश देता है। ठीक है, तो शिक्षक उस दीपक की भांति होता है, यानी आप देखेंगे कि हम लोग आपको अगर पढ़ाने के लिए कितना, मैं आपको बता रही हूँ कि लास्ट जो आपने क्लास ली होगी ना, 50 मिनट्स की क्लास थी, वो मैंने रात भर जग कर बनाई थी। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब एक शिक्षक जो होता है ना, वो आपको पढ़ाने के लिए, वो शिक्षार्थियों को पढ़ाने के लिए खुद दीपक की तरह जलता है ताकि आप प्रकाशित हो सके। अगला देखिए, डगलस एंड हॉलैंड क्या कहते हैं। डगलस एंड हॉलैंड कहते हैं कि शिक्षा शब्द का उन सब परिवर्तनों को व्यक्त किया जाता है ना, कि जो एक व्यक्ति के जीवन काल में होते हैं। यानी कि शिक्षा शब्द का उन सब परिवर्तनों को व्यक्त, मतलब शिक्षा शब्द उन सभी परिवर्तनों को व्यक्त कर देता है जो व्यक्ति के जीवन काल में घटते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे यहां पर, शिक्षक द्वारा शिक्षण को प्रभावी और रोचक बनाने के लिए जिन विविध तरीकों को अपनाया जाता है उन्हें हम शिक्षण विधियां कहते हैं। यानी आप शिक्षक के द्वारा जो भी आप अपने कंटेंट को या पढ़ाने के तरीके को, जो भी तरीका आप अपना रहे हैं, उसी को आप शिक्षण विधि कहते हैं। ये शिक्षण विधि को अंग्रेजी में टीचिंग मेथड भी कहते हैं। ठीक है, एजुकेशन मेथड या टीचिंग मेथड भी कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए, मेथड शब्द लैटिन भाषा के लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, माध्यम, रास्ता या तरीका। ठीक है, यानी माध्यम होता है ना, मेथड का मतलब होता है कि माध्यम, यानी जिसके माध्यम से आप कोई चीज किसी को डिलीवर कर रहे हैं। भाषा शिक्षण में विधियों का तात्पर्य क्या है, तो भाषा सीखने का माध्यम है, सीधी सी बात है। भाषा शिक्षण में विधियों का मतलब होता है कि भाषा को सीखने का माध्यम है। ठीक है, अर्थात अगर हम दूसरा मतलब देखें तो अध्यापक विद्यार्थी को जिस माध्यम से शिक्षा प्रदान करता है उसी को शिक्षण विधि कहा जाता है। ये बहुत नॉर्मल सी बातें हैं, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएंगी, क्योंकि ना हैंड राइटिंग नोट के माध्यम से ये होता है दोस्तों कि जब आप अपनी राइटिंग में लिखते हैं या किसी की राइटिंग में लिखी हुई चीजें पढ़ते हैं, टाइपिंग वाली चीजों से ज्यादा अच्छी राइटिंग वाली चीजें समझ में आ जाती हैं, बशर्ते की राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे शिक्षण विधियों की कुछ प्रमुख परिभाषाएं। जैसे अभी हमने 2-3 तो ऊपर पढ़ी थी, लेकिन अब 1-2 और पढ़ेंगे। जैसे महात्मा गांधी क्या कहते हैं, महात्मा गांधी कहते हैं कि शिक्षण एक कला है, यानी कि किसी को शिक्षण करना, टीचिंग करना, किसी को पढ़ाना एक कला है। एक अध्यापक पाठ्य सामग्री का समुचित प्रयोग करते हुए जिस विधि से अपने अध्यापन शैली को प्रभावशाली बनाता है, उस विधि को हम शिक्षण विधि कहते हैं। ओवरऑल मिला के महात्मा गांधी ये कहते हैं कि जो शिक्षण है ना, टीचिंग है, जो पढ़ाना, दूसरों को पढ़ाना एक कला होती है, एक आर्ट होती है। और यहाँ पर जो पढ़ाने वाला व्यक्ति है, चाहे वो आप हो चाहे वो अध्यापक हो, जो भी आप पाठ्य सामग्री का समुचित प्रयोग कर रहे हैं ना, उसी और जिस तरीके से आप अध्यापन कार्य को प्रभावशाली बना रहे हैं, वही आपकी क्या है, शिक्षण विधि है। अगला देखेंगे, मारिया मांटेसरी क्या कहती हैं, तो मारिया मांटेसरी कहती हैं कि अध्यापक के द्वारा पाठ को शिक्षार्थी के सम्मुख रुचिकर और प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करना ही शिक्षण विधि है। अब ये क्या कहती है, कहती है कि आप पाठ जो पढ़ा रहे हो ना, वो बच्चों के सामने आप रुचिकर और प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत कर दो, बस यही शिक्षण विधि है। एडलर आते हैं, एडलर कहते हैं कि शिक्षण विधि अध्यापन की पद्धति है जो शिक्षक को ये समझाती है कि विद्यार्थियों को कैसे पढ़ाना है ना। एडलर क्या कहते हैं कि शिक्षण विधि जो है वो एक अध्यापन की सिर्फ पद्धति है, विधि नहीं, पद्धति है, यानी एक तरीका है। ठीक है, जो ये सिखाता है शिक्षक को कि आपको विद्यार्थियों को सिखाना कैसे है, पढ़ाना कैसे है ना। अगले आते हैं यहाँ पे एच.सी. मॉरिसन। एच.सी. मॉरिसन क्या कहते हैं, एच.सी. मॉरिसन कहते हैं कि शिक्षण का श्रेष्ठतम तरीका जो अध्यापक में अपने शिक्षण कार्य के प्रति आत्मविश्वास को जागृत करता है, वही अध्यापन पद्धति कहलाता है ना। यानी कि जिस तरीके से आप अपने अंदर बहुत अच्छा, मतलब श्रेष्ठतम तरीका इजाद कर लेते हैं, आत्मविश्वास जागृत कर लेते हैं, वही आपका अध्यापन पद्धति हो जाता है। गियर्सन क्या कहते हैं, तो गियर्सन कहते हैं कि अध्यापन शैली में अभिवृद्धि करने की समस्त पद्धतियां शिक्षण विधियां कहलाती हैं। गियर्सन क्या कहते हैं कि अध्यापन शैली में अभिवृद्धि करने की समस्त पद्धतियां शिक्षण विधियां कहलाती हैं। आप पढ़ेंगे शिक्षण प्रक्रिया क्या होती है, यानी कि जो आपका टीचिंग प्रोसेस होता है वो क्या होता है, टीपी क्या होता है। शॉर्ट में हम इसे मैं तो इसे ऐसे ही पढ़ती थी कि टीपी क्या होता है। तो टीपी क्या होता है, यानी कि टीचिंग प्रोसेस क्या होता है।
चलिए यहाँ पर देखते हैं जॉन एडम्स क्या कहते हैं। तो जॉन एडम्स कहते हैं दोस्तों कि शिक्षण द्विमुखी प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? द्विमुखी, यानी कि द्विमुखी है। इसमें कौन कौन है? एक तो वो शिक्षक को इन्वॉल्व करते हैं, दूसरा वो शिक्षार्थी को। वो कहते हैं कि एक क्या बनाओ, एक सीधी सी लाइन खींच दो, ऊपर टीचर बैठा हुआ है और नीचे स्टूडेंट, यानी टीएस की बात करते हैं। ठीक है। जॉन ड्यूबी क्या कहते हैं कि शिक्षण त्रिमुखी प्रक्रिया है। कैसे? जो ये कहते हैं कि भाई एडम साहब, आपके दो लोगों को तो हम शामिल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, यानी टीएस को तो करेंगे, लेकिन हम पाठ्यक्रम को भी करेंगे, है ना, पाठ्यक्रम को भी शामिल कर देते हैं। कौन? तो जॉन ड्यूबी कर देते हैं। अब आते हैं तीसरे, स्मिथ एंड टॉलमैन के अनुसार शिक्षण के 3 चर या फिर पद होते हैं। कितने पद? 3 पद या चर होते हैं। एक तो स्वतंत्र चर होता है, यानी सीधा सीधा एक शिक्षक होता है। दूसरा आश्रित चर होता है, जो कि शिक्षार्थी होता है। फिर आता है इनके बीच का, यानी कि मध्यस्थ चर, यानी पाठ्यक्रम, है ना, शिक्षण की विधियां, जो भी आप जिस भी माध्यम से आप पढ़ा रहे हैं, तो पाठ्यक्रम से पढ़ा रहे हैं, शिक्षण की विधियों के द्वारा पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर जो स्मिथ और टॉलमैन है ना, वो भी कहीं ना कहीं त्रिध्रुवीय, जो त्रिमुखी या त्रिध्रुवीय जो प्रक्रिया है ना जॉन ड्यूबी की, उसी का समर्थन करते हैं। चलिए, बस यहाँ पर थोड़ा सा वर्ड्स वो इन्वॉल्व कर देते हैं। अब बात करेंगे हिंदी भाषा के शिक्षण विधियों का वर्गीकरण कैसे किया गया है। तो आप देखेंगे विधाओं के आधार पर कितनी है? 4 है। विधाओं के आधार पर 4 है। और कालक्रम के आधार पर कितनी है? तो 3 है। कालक्रम के आधार पर 3 है। तो 4 देखेंगे। पहले विधाओं के आधार पर कौन कौन सी है? तो गद्य शिक्षण, फिर आती है आपकी पद्य शिक्षण, फिर रचना शिक्षण, और फिर आती व्याकरण शिक्षण। अब अगर आप यहाँ पर गद्य शिक्षण को देखेंगे तो गद्य में भी बहुत सारी हैं, जैसे कि कहानी के द्वारा आप समझाते हैं, बच्चों को नाटक के द्वारा पढ़ाते हैं, उपन्यास से पढ़ाते हैं, निबंध से पढ़ाते हैं, जीवनी हो गया, आत्मकथा हो गया। फिर आता है आपका पद में, क्या होता है? पद में 2 ही होते हैं। एक ही होता है काव्य शिक्षण के द्वारा। ठीक है। जब आप हिंदी की बुक ले रहे होंगे 10वीं में और 12वीं में, तो वहां पर आपको काव्य की किताब दी जाती थी, जिसके अंदर बहुत सारे दोहे वगैरह होते थे। रचना शिक्षण होता है, जैसे आप पत्र लिखवाते हैं, निबंध लिखवाते हैं, नाटक लिखवाते हैं, कविता लिखवाते हैं। देखो, नाटक करवाना तो गद्य शिक्षण में आ गया, और नाटक लिखवाना, है ना, नाटक की रचना करवाना, वो आपका किस में आ जाता है? वो आपका रचना में आ जाता है। कविता लिखवाना, कहानी लिखवाना बच्चों से। फिर व्याकरण शिक्षण हो गया, जैसे व्याकरण के विभिन्न प्रकरणों के शिक्षण द्वारा शिक्षण करना। ठीक है, व्याकरण के विभिन्न प्रकरणों के द्वारा। अब आता है यहाँ पर हमारा दूसरा, हमने पढ़ा कि कालक्रम के अनुसार कौन सी होती है? तो 3, जैसे प्राचीन पढ़ेंगे, नवीन पढ़ेंगे, और फिर नवाचार संबंधी पढ़ेंगे। चलिए, यहाँ पर शुरू करते हैं अगला टॉपिक, यानी उत्तम शिक्षण विधि की क्या विशेषताएं होती हैं, गुण क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि विधियां ऐसी हो जो शिक्षण को प्रभावी और सरल बनाए। भाई, विधियां हम यूज इसीलिए करते हैं, खाना बनाने में वही डिश अच्छी लगती है जिसको विधि के अनुसार बनाया गया हो। अगर आप ऊट पटांग मसाले डालकर कोई चीज बनाएंगे तो वो अच्छी नहीं लगेगी। सेम यहाँ पर भी ऐसा ही है कि विधियां ऐसी होनी चाहिए जो कि शिक्षण कार्य को क्या कर दे? प्रभावी और सरल बना दे। प्रभावी भी बनाए, साथ में सरल भी बनाए। दूसरा गुण है, विधियां मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित हो। ये ना हो कि किसी की भी आपने उठा के और पढ़ाने लगे किसी भी तरीके से, ऐसा नहीं। मनोवैज्ञानिक यानी मन के विज्ञान के आधार पर, यानी सिद्धांतों पर वो विधि आपकी आधारित होनी चाहिए। ठीक है। फिर आता है छात्रों में विषय वस्तु के प्रति रुचि जागृत करने वाली हो, छात्रों के अधिगम को सरल और सुगम करने वाली हो, छात्रों को करके सीखने यानी प्रयोग करने के लिए प्रेरित करने वाली हो। नेक्स्ट है छात्रों का सर्वांगीण विकास भी करने वाली हो, यानी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक हर तरीके से वो विकास कर सकने वाली विधि होनी चाहिए। छात्रों की कक्षा में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने वाली हो, यानी जब आप ऐसी विधि का प्रयोग कीजिए कि आपके बच्चे ना आज पढ़ने के बाद कल भी स्कूल आए और सबसे पहले आए। ठीक है, यानी वो इंटरेस्ट ले स्कूल के अंदर और सक्रिय रहे कक्षा में। कम समय में अधिक अधिगम को सुनिश्चित करने वाली हो। ऐसा ना हो, देखो जब हम पढ़ाते हैं बच्चे को तो हम बच्चे से पहले ही बोल देते हैं कि 1 आवर पढ़ाएंगे, लेकिन 1 आवर में आपको सिर्फ पढ़ना है। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि 1 आवर में हम थोड़ा भी देंगे ना तो बेहतरीन देंगे। बस बच्चा क्या है, कॉन्सेंट्रेट होकर वहां पर 1 आवर का हमको अपना खुद का टाइम दे दे। तो यहाँ पर क्या हो, कम समय हो लेकिन अधिक से अधिक अधिगम को सुनिश्चित करना होना चाहिए। अगला है छात्रों में मानसिक गुणों के साथ साथ शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक गुणों का विकास करने वाली हो। तो मैंने ये लाइन आपको पहले भी पढ़ाई कि सर्वांगीण का मतलब होता है कि शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक
ये सारे गुण उसके अंदर डेवलप कर दे। नेक्स्ट देखेंगे भाषा का मनोवैज्ञानिक घटक। भाषा का मनोवैज्ञानिक घटक क्या है, कंपोनेंट क्या है? तो एक बालक में भाषा किस प्रकार से विकसित होती है, इसे भाषा विज्ञान कहा जाएगा। यानी भाषा विज्ञान में क्या कहा जाता है कि बच्चे के अंदर भाषा किस प्रकार से डेवलप हो रही है, वही भाषा विज्ञान कहलाता है। मनोवैज्ञानिक आधार पर भाषा सीखने के 3 आधार या अंग होते हैं। कौन कौन से? बच्चे में जिज्ञासा होगी तो वो ऑटोमेटिकली भाषा सीखेगा। अनुकरण करना आता है उसे, मतलब मैंने पढ़ाया, मेरे बाद में बच्चा मेरी बोली गई बात को सुनकर समझकर बोल रहा है, तो समझ लो कि वो सीखने के उद्देश्य से क्लास में बैठा है। दूसरा, वो अभ्यास कर रहा है, मैंने जो भी पढ़ाया उसने उस चीज पर अभ्यास किया। क्यों? अभ्यास के तहत ही हम क्या करते हैं, बच्चे को होमवर्क देते हैं कि जाओ घर पे जाकर इस काम को करना, ठीक है। तो जो बच्चा करके लेकर आता है, मतलब उसका क्या है, इंटरेस्ट है पढ़ाई में। जो नहीं करके आता है, कहीं ना कहीं वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा है पढ़ाई में। चलिए अब बात करेंगे भाषा शिक्षण के उद्देश्य की। भाषा शिक्षण के उद्देश्य क्या है? तो भाषा शिक्षण के प्राप्त उद्देश्य निम्नानुसार है। जैसे कि बात करें ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य में क्या क्या आते हैं? तो भाषा तत्व का ज्ञान कराना। ज्ञानात्मक उद्देश्य का मतलब होता है कि भाषा के जितने भी एलिमेंट्स है ना, उनका बालक को ज्ञान कराना। ध्वनि शब्द वाक्य रचना का ज्ञान कराना, यही भाषा के क्या होते हैं, तत्व होते हैं। ध्वनि शब्द वाक्य रचना। निबंध कहानी उपन्यास नाटक आदि का ज्ञान कराना। सिर्फ इतना बताना कि निबंध क्या होता है, कहानी क्या होती है, उपन्यास क्या होता है, नाटक क्या होता है, इनके बारे में भी अगर थोड़ी सी नॉलेज आप प्राइमरी लेवल के बच्चे को दे देते हैं तो बहुत है, इतना ही भर बहुत है, ठीक है। अगला देखिए, ज्ञानात्मक के भेद कितने होते हैं? तो 3 भेद होते हैं, याद रखें। कौन कौन से? एक तो होता है प्रत्यक्षात्मक, एक होता है प्रत्यात्मक और दूसरा होता है साहचर्यात्मक, ठीक है। अगला देखिए, अब बोधात्मक उद्देश्य क्या होता है? तो प्राप्त ज्ञान की तुलना करना। अब बोधात्मक उद्देश्य होता है प्राप्त ज्ञान की अब तुलना करो, ठीक है। जो भी ज्ञान बच्चे को मिल गया उसकी तुलना करो। ज्ञानोपयोग उद्देश्य यानी कि प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन में उपयोग करो। फिर आता है कौशलात्मक उद्देश्य यानी कि विभिन्न भाषाई कौशलों में तथा प्राप्त ज्ञान में कुशलता प्राप्त करो। अगला देखिए, अगला देखेंगे अभिरुच्यात्मक उद्देश्य क्या होता है? तो जब बालक की क्या होती है, भाषा के प्रति रुचि जागृत करना। अगर बच्चे की भाषा के प्रति रुचि जागृत हो जाएगी, ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, पढ़ाई करेगा। तो ये भी एक उद्देश्य है। अगला है अभिव्यक्त्यात्मक उद्देश्य। इसमें क्या होगा, बालक में अभिव्यक्ति का विकास करना। अब जो हमने इतना कुछ पढ़ाया, लिखाया, समझाया, अब बच्चे का वो भी तो होना चाहिए ना, बच्चा उस चीज को अभिव्यक्त भी तो करना जानता हो। अगर बच्चा डिफाइन नहीं कर सकता है, पढ़ाने का क्या फायदा है? तो पढ़ाने का फायदा, विधियों का, इतना सारी विधियां हम यूज करते हैं, किस लिए? ताकि बच्चा क्या कर सके, अभिव्यक्ति कर सके। भाषा शिक्षण के सिद्धांत क्या है? तो रुचि जागृत करने का सिद्धांत है। जैसे ये भाषा शिक्षण का पहला सिद्धांत माना जाता है कि रुचि जब बच्चे में डेवलप हो जाती है तो पहला सिद्धांत क्या है, पूर्ण हो जाता है। विद्यार्थियों में रुचि जागृत करने हेतु खेल विधियों का प्रयोग ज्यादातर किया जाता है। फिर रुचि जागृत करने के लिए छात्रों के मध्य बाल गीत, कविता, वाद विवाद, अंत्याक्षरी आदि का सहारा लिया जाता है। अगला देखेंगे स्वाभाविकता का सिद्धांत। अध्यापक द्वारा भाषा शिक्षण स्वाभाविक विधियों का प्रयोग करना चाहिए। अध्यापक के द्वारा भाषा शिक्षण में स्वाभाविक विधियों का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। भाषा शिक्षण की स्वाभाविक विधियां वे हैं जो श्रवण, अनुकरण, ग्रहण, अभ्यास के क्रम का पालन करती हैं। यानी बच्चा आपका सुन रहा हो, फिर अनुकरण कर रहा हो यानी नकल कर रहा हो, फिर ग्रहण भी कर रहा हो, है ना, और फिर वो अभ्यास भी कर रहा हो। यह आपका स्वाभाविकता का सिद्धांत हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, अभ्यास का सिद्धांत। तीसरा कौन सा है? अभ्यास का सिद्धांत। छात्रों द्वारा जिन प्रकरणों का अधिगम कर लिया गया है उनका बार बार अभ्यास कराना चाहिए। यानी छात्रों ने जो भी कुछ सीख लिया है ना अभी तक, उसका हमें, अब देखो जैसे हम छोटे बच्चों को जब आप ट्यूशन वगैरह देते होंगे घर पे, तो आप बार बार चीजें देते हैं। जैसे पहली क्लास के बच्चों को अगर आप ट्यूशन दे रहे हैं तो आप उसको फ्रूट्स नेम, वेजिटेबल नेम रिपीटेशन में देते हैं। क्यों दे रहे हैं? ताकि वो मजबूत हो जाए, है ना। क्योंकि एक सिर्फ ऐसा नहीं है कि स्कूल या आप ही पूछेगा, उससे कोई भी बंदा पूछ सकता है कि इतनी जगह पढ़ने जा रहे हो, स्कूल भी जा रहे हो, ट्यूशन भी जा रहे हो, घर पे भी थोड़ा बहुत पढ़ते होंगे, अच्छा चलो वेजिटेबल बता दो। अब बच्चा बता ही नहीं पा रहा है क्योंकि स्कूल में भी 1 टाइम पढ़ाया गया और आपने भी ट्यूशन में 1 टाइम पढ़ा दिया। अब बच्चे के दिमाग में यहां से भी 0.1% घुसा और यहां से भी 0.1% घुसा, मतलब टोटल घुसा 0.2%। तो क्या बता पाएगा बच्चा थर्ड पर्सन को? तो इसीलिए हम प्रकरण को क्या करते हैं, बार बार देते हैं, चाहे बच्चा फिर बोर ही क्यों ना हो रहा हो, हमें वो देने पड़ते हैं क्योंकि मजबूरी होती है। हमारे लेवल
लेवल पर बच्चा सोचता है कि दीदी या मैडम हमें इतना क्यों दे रही है, बार बार कॉपी करे जा रही है, कॉपी करे जा रही है बार बार। तो वो इसीलिए होता है ताकि बच्चे को हम अभ्यास करा सके। हालांकि इस मेथड में बच्चा जो है बोर होता है, मगर क्या करें, वहां पर हमें बोर करके ही उसे आगे सिखाना होता है, आगे के लिए उसे तैयार करना होता है। फिर अगला टॉपिक है, किसी भी विषय के शिक्षण में सबसे ज्यादा अभ्यास को महत्व दिया जाता है। कोई भी शिक्षण कार्य आप कर रहे हैं, खुद भी अपने लेवल पर भी आप पढ़ रहे हैं ना, अगर आपको ये शिक्षण विधियां अच्छे से समझ में आनी है, मतलब अगर आप चाहते हैं कि आपके नंबर जो है वो 30 में से बहुत अच्छे आए, है ना, तो आपको लगातार क्या करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 8वीं तक के बच्चों को ही पढ़ने के लिए अभ्यास करना होता है। हर लेवल पर हर किसी इंसान को हर किसी कार्य में अभ्यास की जरूरत पड़ती है। तो जितना ज्यादा अभ्यास होगा उतने ज्यादा सफलता के चांसेस हो जाते हैं। फिर अभ्यास सबसे सर्वाधिक जरूरी है, बार बार तीनों लाइन में बार बार वही बातें की गई है। अभ्यास के अंतर्गत छात्रों को निम्न अभ्यास करना चाहिए, जैसे कि श्रवण और चक्षु अभ्यास, यानी सुनो और देखो, सुनो और देखो, चीजों को बार बार सुनो, बार बार देखो, उच्चारण करो, उच्चारण का अभ्यास करो, है ना, मतलब बार बार बोल के देखो उसे। फिर आता है बोलने का अभ्यास करो, अर्थबोध का अभ्यास करो, अर्थों को जानने का, है ना, अर्थबोध मतलब होता है अर्थों को जानने का अभ्यास करो, लेखन का अभ्यास करो, उस चीज को लिखो। अगर आप नोट्स खरीदते नहीं है और लिखते हैं ना, तो उससे आपका यकीन मानिए कम से कम 30 से लेकर 45% तक, है ना, रिवाइज हो जाता है, बढ़िया तरीके से लर्न हो जाता है आपको। तो इसीलिए नोट्स बनाया करिए। अगला देखिए, प्रेरणा का सिद्धांत। प्रेरणा का सिद्धांत क्या कहता है, विद्यार्थियों को सदैव प्रेरित करते रहना चाहिए। विद्यार्थियों को क्या करते रहना चाहिए, प्रेरित करते रहना चाहिए। प्रेरणा से विद्यार्थियों को पुनर्वलन प्राप्त होता है, पुनर्वलन, है ना, रीइंफोर्समेंट कहते हैं इसको इंग्लिश में, पुनर्बलन प्राप्त होता है। अब चलिए नेक्स्ट है, विद्यार्थियों में आत्मविश्वास को जागृत करने के लिए प्रेरणा सबसे ज्यादा जरूरी होती है। प्रेरणा को ही आप अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन के नाम से पढ़ते हैं। प्रेरणा के द्वारा हताश विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए पुनः तैयार किया जाता है। अब एक मोटिवेशन ही होता है ना, जैसे आप पढ़ते हैं, इतना पढ़ रहे हैं, आप रीड की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए अभी 90 डेज ही बचे हैं, आज का लगा के 20 बचा होगा, है ना। अब यहाँ पे 20 डेज में हमें आपको बार बार मोटिवेशन करना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा, क्यों, ताकि आप, है ना, डाउन ना चले जाए। और एक दिन होता है दोस्तों, अगर आप 10 दिन पढ़ाई करते हैं और 11वें दिन आप सो जाइए या कहीं घूमने चले जाइए, 10 दिन का पढ़ा हुआ गुलगोबर हो जाएगा आपका, है ना। तो हमें क्या करना होता है, अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन के द्वारा हताश जो विद्यार्थी हो चुका है उसको पुनः तैयार किया जाता है पढ़ने के लिए। सकारात्मक पुनर्बलन यानी प्रेरणा छात्र की सामर्थ्य वृद्धि में बहुत सहायक होती है। आप पॉजिटिव उसको पुनर्बलन देंगे ना, आप कहेंगे कि नहीं बेटा उठो, आप कर सकते हो, आपके अंदर ये पोटेंशियल है ये करने का, ये एग्जाम निकालने का, डेफिनेटली सामने कितना भी डम्ब बच्चा होगा ना, वो भी सामर्थ्य वृद्धि ले आएगा, है ना, और वो करेगा। लेकिन जब आप अच्छे खासे बच्चे को क्या करते हो, जब आप कहते हो नहीं तू नहीं कर पाएगा, तुझसे नहीं होगा, तू बहुत गलतियां करता है, तो वो नेगेटिव पुनर्बलन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बच्चे का आत्मविश्वास खत्म होने लगता है और वो डाउन होने लग जाता है। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, क्रमायोजन का सिद्धांत। शिक्षण सामग्री का क्रमबद्ध उपयोग करना क्रमायोजन कहलाता है, यानी कि क्रम से आप उसको प्रयोग कीजिए, उसका उपयोग कीजिए, वही आपका है ना, यानी कि स्टेप बाय स्टेप चलिए। शिक्षण सामग्री का क्रमायोजन निम्नानुसार होना चाहिए, जैसे पाठों के चयन में सबसे पहले सरल और बाद में कठिन पढ़ाएं, यानी सरल से कहां चले, कठिन की ओर, सरल से कठिन विधि की ओर चलिए। शब्द भंडार की वृद्धि के लिए भी ये क्रम अपनाया जा सकता है। तो शब्द भंडार के लिए भी आप क्या कर सकते हैं, ये जैसे कि आपने पहले बच्चे को पढ़ाया जल, बच्चे ने किताब में जो चैप्टर पढ़ा है वो जल उसमें आया। अब जल को ना आप पता है कैसे बताते हैं, आप कहते हैं बेटा जल को ना क्या कहते हैं, नीर भी कहते हैं, है ना। फिर आप उदाहरण देते हैं कि देखो नीर नाम से एक बोतल भी आती है पानी की, है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बच्चा जल तो जानता था, अब नीर भी जान गया कि अच्छा नीर माने भी पानी होता है। अब आता है यहाँ पर अर्थबोध में सर्वप्रथम शब्दों, फिर लक्षक शब्दों व अंत में व्यंजक शब्दों का अभ्यास कराना चाहिए। तो सबसे पहले अर्थबोध में क्या होता है, पहले शब्द पढ़ाइए, फिर लक्षक शब्द पढ़ाइए, अंत में आप व्यंजक पढ़ाइए। अगला देखिए, उदाहरण के लिए गाय चल रही है, ये क्या है, ये अभिधा शक्ति है ना। मोहन गाय है, ये लक्षणा शब्द शक्ति है, ठीक है, लक्षणा शब्द शक्ति है, मोहन गाय है। अरे 10 बज गए, ये व्यंजना शब्द शक्ति है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 वाला देखेंगे, रोचकता का सिद्धांत। रोचकता का सिद्धांत क्या कहता है कि ये पाठ्यक्रम के साथ साथ चलने वाली गतिविधि होती है। यानी जैसे जैसे आपका पाठ्यक्रम चल रहा है ना, वैसे वैसे ही चलने वाली गतिविधि कौन सी होती है, तो रोचकता का सिद्धांत होती है। अध्यापक को पाठ्य वस्तु को रोचक बनाने के लिए निम्न गतिविधियां करवाई जानी चाहिए, जैसे कि विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान की जांच करो। चैप्टर पढ़ाने से पहले हम क्या करते हैं, बच्चों से उस चैप्टर के बारे में पूछते हैं, ताकि हम ये जान सके कि बच्चा कितना जानता है उसके बारे में, है ना। अब दूसरा है सहायक सामग्री का प्रयोग करो, यानी कि जो सहायक सामग्री होती है ना, जो भी हमें पढ़ाने के लिए चीजें चाहिए उसका प्रयोग करो। खेल विधि और प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग करो इसके अंदर। अब आता है 7वां, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। विद्यार्थी की रुचि और शैक्षिक स्तर के आधार पर शिक्षा देनी चाहिए। योग्यता, बुद्धि, क्षमता, अभिरुचि आदि की विभिन्नता होती है। आपको पता है कि हर बच्चा आपको क्लास में अलग अलग योग्यता, अलग अलग बुद्धि, अलग अलग क्षमता, अलग अलग अभिरुचि का ही मिलेगा। किसी बच्चे को पढ़ना अच्छा लगता होगा तो किसी बच्चे को टेबल साफ करना अच्छा लगता होगा, है ना। किसी बच्चे को पौधा लगाने का मन करता होगा तो किसी बच्चे को पानी पिलाने का मन करता होगा। तो हर कोई अपनी अपनी रुचि, अपनी अपनी क्षमता, बुद्धि, योग्यता के साथ में बच्चा आपको देखने को मिलेगा जब आप टीचर बन जाएंगे। साहचर्य का सिद्धांत क्या कहता है, ये कहता है विद्यार्थियों को समूह में पढ़ाइए या फिर जानकारी दीजिए। दूसरा, एक विषय के साथ अन्य विषय का ज्ञान कराइए, है ना। और यही होता है ना। आप देखो, जैसे हम हिंदी पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, तो आपको मैंने पहले ही बोल दिया कि इंग्लिश इसमें नहीं है, लेकिन हिंदी में जो वर्ड्स इंग्लिश में कन्वर्ट हो सकते हैं वो मैं आपको कन्वर्ट करके पढ़ा दूंगी। पाठ्य सामग्री श्रव्य, दृश्य और विषय वस्तु से संबंधित स्थापित करना, ठीक है। पाठ्य सामग्री जो होती है ना, श्रव्य और दृश्य दोनों जो भी ले रहे हैं आप, वो विषय वस्तु के साथ में संबंध स्थापित करने वाली होनी चाहिए। 9वां देखेंगे, लोकतंत्रीय व्यवहार का सिद्धांत। शिक्षक को चाहिए कि वो कक्षा में स्वतंत्रता का वातावरण उत्पन्न करे। स्वतंत्रता होनी चाहिए। स्वतंत्रता होगी मतलब लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी होगी क्लास के अंदर, हर बच्चा अपनी बात को रख पाएगा। प्रत्येक बालक को कक्षा के अंतर्गत ये स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो अपनी शंका का समाधान कर सके, अपने सवालों को टीचर से पूछ सके, है ना। 10वां देखिए, विभाजन का सिद्धांत। विभाजन का सिद्धांत क्या कहता है, पाठ प्रस्तुत करने की सरलता और सुविधा की दृष्टि से पाठों की छोटी छोटी इकाइयों में बांट लेना चाहिए। पाठों को क्या करना चाहिए, छोटी छोटी इकाइयों में बांट लेना चाहिए। रायबर्न क्या कहते हैं, तो एक विभाजन दूसरे विभाजन तक पहुंचा देता है, यानी एक विभाजन आप करेंगे दूसरे विभाजन पर आप पहुंच जाएंगे, जिसके फलस्वरूप कक्षा के लिए समझना सहज बन जाता है। अब आता है 11वां, निर्माण और मनोरंजन का सिद्धांत क्या कहता है। यह शिक्षण विधि के सिद्धांत पढ़ रहे हैं हम, याद रखिएगा। छात्रों में रचनात्मक और सृजनात्मक शक्ति का विकास करने के लिए उनसे रचनात्मक और मनोरंजन पूर्ण क्रियाएं करानी चाहिए। अगर बच्चों के अंदर आपको रचनात्मक और सृजनात्मक शक्ति का विकास करना है तो उनको रचनात्मक और मनोरंजन पूर्ण क्रियाएं करवा दो, पता चल जाएगा कौन कितना रचनात्मक है और कौन कितना सृजनात्मक है। खेल और मनोरंजन में वे अपने पाठों को स्वतः ही सीख लेते हैं। जैसे छोटे बच्चों को आपको बबल शब्द याद करवाने हैं तो उनको हम गा के याद करवाते हैं। जैसे हम उनको ऐसे बोलते हैं कि ठीक है, बबल साउंड वर्ड कैसे होते हैं। जैसे मैं जब बच्चों को सिखाती हूँ तो मैं बोल देती हूँ बेटा ऐसे याद करो, AEIOU। तो ऐसे क्या होता है ना, बच्चा गाने के तौर पर सीखने लगता है, पाठों को याद करने लगता है गा गा के, ठीक है। और फिर वो इस तरीके से वो सीख जाता है। अगला देखेंगे 12वां सिद्धांत है पाठ्य सामग्री के चयन का सिद्धांत। ये क्या कहता है, ये कहता है पाठ्य सामग्री को चुनते समय शिक्षक को ये ध्यान रखना चाहिए कि वह छात्रों के स्तर के अनुकूल हो। यानी जब आप पाठ्य सामग्री को चुन रहे हैं ना एज अ टीचर बनने के बाद में, तो ये ध्यान रखिए कि आप किस छात्र को पढ़ाने, किस स्तर के छात्र को पढ़ाने जा रहे हैं, उन्हीं के स्तर के जो है पाठ्य सामग्री आपके पास में होनी चाहिए, साथ ही उससे शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति भी हो सके। जहां तक संभव हो पाठ्य वस्तु में उपयोगी तत्वों का ही समावेश होना चाहिए। अगला देखिए 13 सिद्धांत है मनोवैज्ञानिकता का सिद्धांत। ये क्या कहता है, तो ये कहता है शिक्षण में शिक्षकों को मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि छात्र वांछित दिशा में अपना कार्य कर सके। प्रत्येक बालक की रुचियों और बौद्धिक क्षमताओं को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम और पाठ योजना का क्रियान्वयन करना चाहिए। अगला देखिए 14 कहता है क्रियाशीलता का सिद्धांत। बालक जैसे जैसे क्रियाशील होता जाता है यानी एक्टिव होता जाता है, वो कार्य करने में आनंद का अनुभव करने लगता है। जैसे किसी बच्चे को ना खेलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जैसे जैसे धीरे धीरे वो खेलने लगेगा तो उसके बहुत सारे दोस्त बनने लगते हैं, फिर उसको खेल में भी मजा आता है और दोस्त बनाने में भी मजा आता है। तो बच्चा क्या है, धीरे धीरे ही क्रियाशील होता है
और जैसे जैसे वो क्रियाशील होता है वैसे वैसे वो कार्य करने का आनंद अनुभव करने लगता है। बेसिक शिक्षा इसी सिद्धांत पर आधारित होती है। अगला है, इस सिद्धांत के अंतर्गत करके सीखने पर जोर दिया जाता है, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग के ऊपर। जैसे डाल्टन पद्धति हो गई, मॉन्टेसरी पद्धति हो गई, किंडरगार्टन पद्धति हो गई, तो ये तीनों पद्धतियां क्या है, खेल पर आधारित है, यानी करके सीखने पर आधारित है। ठीक है, खेल नहीं, करके सीखने पर आधारित है। अगला देखेंगे, जीवन से संबंधित स्थापना का सिद्धांत, जो कि 15 वाला सिद्धांत है आपका। इस सिद्धांत का अभिप्राय है कि किसी विषय को पढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि जीवन में प्रयुक्त होने वाली परिस्थितियों से संबंधित हो। ठीक है, जो भी आप पढ़ा रहे हैं, तो ये सिद्धांत ये कहता है कि जो भी आप चीजें, बातें बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, वो आप हर परिस्थिति में जीवन से संबंधित होनी चाहिए। जीवन से संबंधित विषय को बालक शीघ्र रूप से सीख लेते हैं। ठीक है, अगला देखिए 16वां, चयन का सिद्धांत। ज्ञान विस्तृत होता है, या ज्ञान बहुत बड़ा है ना। हम और आप जो पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं ना, वो तो बहुत चुन्नू भर सा पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, बाकी ज्ञान बहुत विस्तृत है, बहुत फैला हुआ है। उस ज्ञान को बालक की क्षमता और योग्यता के अनुसार ही महत्वपूर्ण तथ्यों का चयन करके प्रदान करना चाहिए। भाई पहली क्लास के बच्चों को आप उतना ही पढ़ाइए जितना पहली क्लास के बच्चे को पढ़ाना उचित होता है। ऐसा नहीं कि आप पीएचडी होल्डर हैं और पहली क्लास के बच्चे को ट्यूशन देने लगे और आप पीएचडी वाली बातें कर रहे हैं, तो उसको नहीं समझ में आएंगी, वो बच्चा है। ठीक है, उसको पहली क्लास के लेवल का ही कोर्स पढ़ाइए। शिक्षक संपूर्ण इकाई अथवा पाठ्यक्रम को ही 40 से 45 मिनट के कालांश में प्रदान नहीं कर सकता, वो उपयुक्त और महत्वपूर्ण बातों का चयन करके बताता है। अब आप पूरे चैप्टर को तो 40-45 मिनट के पीरियड में नहीं पढ़ा पाते हैं ना, तो आप क्या करें, मेन चीज है, अब नोट्स क्यों बनाते हैं हम, भाई पूरी किताब क्यों नहीं पढ़ते हैं हम, नोट्स के माध्यम से आपको क्यों पढ़ाते हैं, या फिर सेलेक्टिव आइटम्स के द्वारा क्यों पढ़ाते हैं, ताकि आप है ना टू द पॉइंट पढ़े। अगर आप टू द पॉइंट नहीं पढ़ेंगे तो आप वही फिर मतलब एक पढ़ाने वाले का मतलब ही क्या रह जाएगा, जब आपको पूरी किताब ही लाके हम दे देंगे, है ना। तो मेन चीजें पढ़ाई जाती हैं। इस हेतु उसे क्या, कब, कितना और कैसे पढ़ाना है, ये चयन करना जरूरी होता है एक शिक्षक के लिए। 17वां सिद्धांत है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। प्रत्येक बालक की आयु के अनुसार उसकी योग्यताएं, रुचियां, अभिवृत्तियां भिन्न भिन्न होती हैं, यानी कि अलग अलग होती हैं। अतः शिक्षक को व्यक्तिगत विभिन्नताओं की जानकारी करके शिक्षण कार्य करना चाहिए, जिससे प्रत्येक स्तर पर बालक लाभान्वित हो सके, यानी कि सबको प्रॉफिट हो सके। मारिया मॉन्टेसरी कहती हैं कि प्रत्येक बालक की मानसिक योग्यताएं भिन्न भिन्न होती हैं। क्या कहती हैं मारिया मॉन्टेसरी? कहती हैं कि प्रत्येक बालक, यानी जो भी बालक, जितने भी बालक है ना, उनकी सबकी मानसिक बौद्धिक क्षमताएं जो है ना वो अलग अलग है। अगला है 18वां सिद्धांत, लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत। शिक्षक को चाहिए कि कक्षा में ये रिपीटेड हो गया है, ठीक है, ये रिपीटेड हो गया, इसे काट लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्या है, अगला देखते हैं भाषा शिक्षण के रूप देखते हैं अब। तो गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण, व्याकरण शिक्षण, द्विभाषा शिक्षण, रचना शिक्षण, नाटक शिक्षण और आपका कहानी शिक्षण। तो गद्य शिक्षण क्या होता है, उत्पत्ति इसकी कैसे हुई है? तो गद्य की उत्पत्ति संस्कृत की गद धातु से हुई है। किससे? गद धातु, गद, ठीक है, गद से हुई है। अर्थ क्या है इसका? स्पष्ट वाचन करना। वाचन को हम पाठन भी कहते हैं ना, पठन भी कहते हैं, पाठन या पठन भी कहते हैं, याद रखिएगा। गद को आप क्या कहते हैं? पठन या पठन भी कहते हैं, वाचन भी कहते हैं और पढ़ना भी कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अब अगला क्या कह रहा है। अगला कह रहा है गद्य शिक्षण के उद्देश्य क्या है। तो मुख्य उद्देश्य तो यही है कि ग्रहण और अभिव्यक्ति करना, ग्रहण करो और अभिव्यक्त करो, ठीक है। अपनी जो बातें आप सीख रहे हो उसको दूसरों को सिखाओ, यही होता है, ग्रहण करो और अभिव्यक्त करो। सामान्य उद्देश्य क्या है? तो शब्द भंडार में वृद्धि करो, निबंध विधा जैसे कि, है ना, व्याकरण का महत्व लो, ज्ञान लो, विचार प्रधान हो जाए, और साथ में भाषाई कौशलों और लिपि का भी आपको ज्ञान कराना। गद्य से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? तो गद्य का सर्वप्रथम उल्लेख यजुर्वेद में किया गया है, जो कि गद्य प्रधान वेद है। यजुर्वेद कैसा वेद है? तो याद रखिएगा, गद्य प्रधान वेद है। गद्य की आत्मा किसको कहते हैं? तो काठिन्य निवारण को गद्य की आत्मा कहते हैं। गद्य विचार प्रधान होता है, गद्य में आपके विचार बहुत मायने रखते हैं, है ना। गद्य शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि उद्बोधन विधि कहलाती है। उद्बोधन विधि कौन सी होती है? तो अर्थ होता है इसका छात्र के द्वारा करने की विधि, उद्बोधन विधि, ठीक है। मुख्य रूप से काठिन्य निवारण की विधियां ही गद्य शिक्षण की विधियां कहलाती हैं। कवि की कसौटी गद्य में मिलेगी, गद्य की कसौटी निबंध में मिलेगी और निबंध की कसौटी शब्द भंडार में मिलेगी, ठीक है। यानी कि कवि की कसौटी गद्य में और गद्य की कसौटी निबंध में, निबंध की कसौटी आपकी शब्द भंडार में। गद्य शिक्षण के सोपान या चरण क्या क्या है?
है ना। तो वाचन है, फिर व्याख्या है, फिर विचार है, फिर विश्लेषण है। सबसे पहले हम वाचन करते हैं, व्याख्या करेंगे, फिर विचार करेंगे, सोचेंगे और फिर विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस करेंगे। गद्य की विभिन्न विधाएं कौन सी हैं? तो विधाएं देख लीजिए, कहानी विधा है, नाटक है, उपन्यास है, निबंध है, आत्मकथा लिखते हैं, किसमें लिखते हैं? गद्य में लिखते हैं। जीवनी है, संस्मरण है, आत्मकथा है, यात्रा वृतांत है, रेखाचित्र है, एकांकी है, व्यंग्य है, रिपोर्टाज है और डायरी है। अब आती है शिक्षण, गद्य शिक्षण की विधियां कौन सी हैं? तो एक तो है अर्थबोध या अर्थ कथन विधि, फिर आती है आपकी व्याख्या विधि, प्रश्नोत्तर विधि और समीक्षा विधि। अर्थबोध या अर्थ कथन विधि क्या होती है? ये माध्यमिक स्तर पर पढ़ाई जाती है, सर्वाधिक प्रचलित विधि मानी जाती है। किस पर? माध्यमिक स्तर पर। ये परंपरागत विधि भी यानी कि ट्रेडिशनल विधि है, ठीक है, बहुत पुरानी चली आ रही है बाबा दादे के जमाने से। अमनोवैज्ञानिक विधि यानी कि मनोविज्ञान पर आधारित ये विधि नहीं है। ये विधि अध्यापक सक्रिय और विद्यार्थी निष्क्रिय विधि है, यानी अध्यापक तो समझता है सब कुछ और सक्रिय रहता है, विद्यार्थी कुछ नहीं समझता इसीलिए वो निष्क्रिय रहता है। अगला है, इस विधि में अध्यापक स्वयं मौखिक पठन या वाचन करता है और आवश्यकता पड़ने पर स्वयं ही अर्थ बता देता है। जैसे अभी क्या हो रहा है, अभी एक तरीके से ना यही है कि आप सुन रहे हैं, आप निष्क्रिय रूप से सुन रहे हैं और मैं सक्रिय रूप से आपको पढ़ा रही हूं, तो कहीं ना कहीं मैं अर्थबोध विधि को क्या कर रही हूं, अर्थ कथन विधि को फॉलो कर रही हूं कि मुझे जहां पर लगता है कि ये वर्ड समझाना चाहिए तो मैं आपको अर्थ उसका समझा रही हूं, अदरवाइज मैं क्या कर रही हूं, पठन करे जा रही हूं। अगला है व्याख्या विधि। स्तर होता है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर पढ़ाई जाती है। यह विधि अर्थबोध विधि का विकसित रूप है। यह परंपरागत विधि है और यह भी मनोवैज्ञानिक विधि है। अध्यापक अर्थ बताने के साथ साथ शब्दों और विचारों की व्याख्या भी करता चला जाता है। अगली आती है प्रश्नोत्तर, संवाद या विश्लेषण विधि। तीनों एक ही नाम है इसके, ठीक है, याद रखिएगा। स्तर होता है माध्यमिक, उच्च माध्यमिक पर उपयोगी मानी जाती है। इसके जनक है सुकरात और इसे सुकराती विधि भी कहते हैं। इसमें शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय रहते हैं। कल्पना शक्ति और अभिव्यक्ति का विकास होता है। प्रश्न प्रसंग के अनुकूल और छात्र की मानसिक क्षमता के अनुरूप ही होने चाहिए। अगला चलते हैं, अगला है आपका समीक्षा विधि कौन सी है? तो स्तर होता है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर। यह स्वतंत्र विधि नहीं होती है बल्कि एक पूरक विधि होती है। इस विधि में गद्य के पाठ्य तत्वों का विश्लेषण कर गुण और दोषों की विवेचना की जाती है। पद शिक्षण आता है। पद शिक्षण क्या होता है? उत्पत्ति कैसे हुई? तो संस्कृत की पद धातु से हुई है, प द और हलंत पद धातु से हुई है। प्रधानता है इसमें रस और भाव की प्रधानता है, यानी कि आनंद लेने की प्रधानता है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट लाइन क्या रहने वाली है कि पद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है ना, और गद्य का यजुर्वेद में, याद रखेंगे। कविता का चयन कक्षा स्तर के अनुकूल करना चाहिए। अगला है, इसकी परिभाषाएं देखेंगे। पद की प्रमुख परिभाषाएं क्या होती हैं? आचार्य विश्वनाथ कहते हैं कि वाक्यम रचनात्मक काव्यम, यानी कि रसपूर्ण वाक्य ही काव्य है ना। वही वाक्य रसपूर्ण है, वही जो वाक्य रसपूर्ण है वही आपका काव्य है, ठीक है। आचार्य जगन्नाथ कहते हैं रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्द काव्यम, यानी कि रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाले शब्द ही काव्य में जाते हैं। पद के उद्देश्य क्या है, यानी पद शिक्षण के उद्देश्य क्या है? तो मुख्य है रचनानुभूति कराना या भावानुकूल कराना, सौंदर्यानुभूति कराना, भावानुभूति कराना, लय ताल छंद अलंकार का ज्ञान कराना, है ना। इसको अलंकार को इंग्लिश में आपका फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं, याद रखिएगा। सत्यम शिवम सुंदरम की भावना का विकास करना। अगला चलते हैं, अगला कह रहा है पद शिक्षण की विधियां क्या है? तो गीत विधि है, अभिनय विधि है, शब्दार्थ या अर्थबोध विधि है, खंडान्वय विधि है ना, यहाँ पर है ये खंडान्वय विधि है, और साथ में आपकी दंडान्वय विधि भी है, और एक है व्याख्या विधि, ठीक है। खंडान्वय विधि को प्रश्नोत्तर विधि भी कहते हैं, और आपका यहाँ पर व्याख्या विधि में आपका व्यास विधि, तुलना विधि और समीक्षा विधि भी कहा जाता है। फिर आता है आपका गीत विधि क्या है? तो स्तर होता है इसका प्राथमिक स्तर होता है, अमनोवैज्ञानिक मानी जाती है, रसानुभूति होती है, गीत द्वारा सरल और रोचक शिक्षण दिया जाता है, शिक्षक स्वयं वाचन करता है, यानी जिसे हम आदर्श वाचन कहते हैं। उसके बाद सूत्रों द्वारा वाचन, अनुकरण वाचन बच्चों के द्वारा किया जाता है। इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि कविता का अर्थ इसमें नहीं बताया जाता। अगला देखिए, दूसरी आती है अभिनय या नाट्य विधि। स्तर होता है प्राथमिक उच्च प्राथमिक स्तर। इस विधि में रसानुभूति होती है ना, ये भी अमनोवैज्ञानिक विधि होती है। शिक्षक अभिनय करता है आंगिक हाव भाव के द्वारा और से काव्य को स्पष्ट करता है। अगली आती है शब्दार्थ कथन या अर्थबोध विधि। ये परंपरागत विधि है। इस विधि में निरस और निष्क्रिय तरीके से छात्र रहते हैं। ये विधि भी अमनोवैज्ञानिक है, और इस विधि गद्य की तरह केवल कठिन शब्दों का अर्थ बताया जाता है। अगला पेज है आपका दंडान्वय विधि का।
पहला अन्वय होता है इसमें, दंड का मतलब है वाक्य का प्रतीक, अध्यापक प्रधान वाक्य को खोजता है और व्याकरण संबंधी प्रश्नों को हल कर देता है, जैसे कर्ता, कर्म, क्रिया आदि। अगला है खंडान्वय विधि, कौन सी होती है? अन्य नाम है इसके प्रश्नोत्तर विधि या सुकराती विधि। भाव विचार संबंधी प्रश्न हल कराए जाते हैं और लंबी ऐतिहासिक कविताओं को के लिए ये उपयोगी है। उच्च स्तर है इसका, उच्च माध्यमिक के लिए उपयोगी होती है। अगला है व्याख्या विधि, स्तर होता है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर उपयोगी होती है। इस विधि में शब्दार्थ की अपेक्षा स्पष्टीकरण पर बल दिया जाता है। यह विधि कविता की भाषा और भावों की व्याख्या करती है। व्याख्या विधि के रूप है व्यास विधि, तुलना विधि और समीक्षा विधि। अब आगे अगली क्लास में ना, क्लास 2 में, पार्ट 2 बोल लीजिए आप, क्लास 2 बोल लीजिए, उसमें हम आगे का पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है, क्योंकि 40 मिनट की क्लास आपके सामने हो चुकी है और यहां से हम व्यास विधि क्या होती है इसके बारे में हम क्लास 2 में पढ़ेंगे या पार्ट 1 में करेंगे, पार्ट 2 में करेंगे। तो चलिए इस क्लास में बस इतना ही। आपको कितना समझ में आया कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि सारी शिक्षण विधियां लेकर आई हूं मैं। ये जो मैं क्लास लगाने वाली हूं ना आपके सामने हमारे चैनल पर, ये मैं आपके सामने सारी शिक्षण विधियां पढ़ाने वाली हूं, सभी सब्जेक्ट की। और जो हिंदी शिक्षण विधियां है ना, मैं उनको मतलब ट्रांसलेट कर दूंगी इंग्लिश में भी, ताकि आपको इंग्लिश में भी, इंग्लिश वाले जो बच्चे हैं इंग्लिश लैंग्वेज वाले, उनको ये ना लगे कि हमारे लिए तो कुछ भी नहीं आ रहा है। आपके लिए भी आ रहा है, लेकिन आप बच्चे हैं ना सपोर्ट नहीं कर रहे। मैंने 2 क्लास इंग्लिश की डाली है, वहां पर कोई भी बच्चा सपोर्ट नहीं कर रहा। अगर देखोगे नहीं तो फिर मैं ऐसे सब्जेक्ट पे मेहनत नहीं करूंगी जब आप जो सब्जेक्ट आपको पसंद ही नहीं आ रहा है। मैं उस सब्जेक्ट पे मेहनत करूंगी जो आपको पसंद आ रहा है। चलिए इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले पार्ट 2 में।